मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही बुलेटिन में होगा खबरों का फैक्ट चेक। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु समिट का आयोजन होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। आज से शुरू हो रहा समिट 12 नवंबर तक चलेगा। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। इसे COP सम्मेलन कहते हैं, जिसका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इसमें भाग लेने वाले देश कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना की रूपरेखा रखेंगे। आज पीएम मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात करेंगे। साथ ही जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत होगी। रोम में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी ने अमेरिका, रूस और चीन समेत 20 देशों के नेताओं से मुलाकात की। G20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया। दोनों के बीच ये पहली मुलाकात थी। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज शाह केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाले इस कार्यक्रम को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रैली करने वाली हैं। इसके बाद प्रियंका की गोरखपुर में भी रैली है। अपने गोवा दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी इतने ताकतवर सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुए हैं। गोवा पहुंचे राहुल गांधी ने साफ कर दिया है, कांग्रेस में दल बदलुओं के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ और जनता के मुद्दों पर लड़ने के लिए बधाई का पात्र है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर साफ किया, वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी का शुक्रिया कहा, लेकिन ये भी साफ कर दिया वो दोबारा कांग्रेस में नहीं लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ब्लास्ट होने से भारतीय सेना के एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए शहीदों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना जताई है। देहरादून में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। बीजेपी ही उत्तराखंड का विकास करेगी। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े शनिवार को SC कमीशन पहुंचे और उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर शिकायत की। वानखेड़े ने इस दौरान अपनी जाति से संबंधित सबूत भी पेश किए। कर्नाटक के धारवाड़ में RSS के सर कारवा दत्तात्रेय ने कहा कि संघ मार्च 2024 तक सभी विकास खंडों में पहुंचने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने धर्म परिवर्तन पर कहा कि अगर कोई धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित होता है तो RSS इसका स्वागत करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सालों बीत जाने के बाद भी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, जो बताता है कि पार्टी में फैसले लेने की क्षमता कम होती जा रही है। वहीं सीएम गहलोत के आरोपों पर कहा कि पहले गहलोत अपनी पार्टी के लोगों का विश्वास जीते। मुंबई ड्रग्स केस में आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की आज जेल से रिहाई हो जाएगी। शनिवार को आर्यन खान भी जेल से रिहा हो गए। इस केस में गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से अब तक 12 लोगों को जमानत मिल चुकी है। गुजरात के कच्छ में एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल परिवार के 6 लोग मंदिर गए थे, जिसके बाद वहां मौजूद दबंगों ने इनकी पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पिटाई मामले में गुजरात सरकार ने संज्ञान लिया है और घटना में घायल लोगों के इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। साथ ही पीड़ितों को 21 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब मुंबई की किला कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। परमबीर सिंह वसूली केस में फरार चल रहे हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पुलिस वाहनों पर डांस करते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि एक रैली के दौरान कुछ लोग सरकारी और पुलिस वाहन पर चढ़कर डांस करने लगे।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। कल से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। नवंबर में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगले महीने कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। ऐसे में आपके पास कमाई का शानदार मौका है। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2021 से दिल्ली में सभी क्लासेस के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दिवाली और छठ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार तक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इस नई एसी स्पेशल ट्रेन की खास बात यह है कि बाकी एसी ट्रेनों के मुकाबले इसका किराया कम होगा। रेलवे ने इस ट्रेन का नाम गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रखा है। दिवाली से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों की जेब भरने वाली है। ईपीएफओ ने 6.5 करोड़ खाता धारकों को दिवाली गिफ्ट देने की योजना तैयार की है। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में भेजेगा। नेवी ने मैट्रिक सेलर एंट्री के जरिए 300 पदों पर भर्तियां निकाली है। ये आवेदन अप्रैल 2022 में शुरू होने वाले बैच के लिए मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है और ये 2 नवंबर तक चलेगी। और काम की खबरों के बाद देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उनके अलावा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे, इसमें शिरकत करेंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होगी। दुनिया भर के दिग्गज नेता यहीं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को धार देंगे। तो ब्रिटेन के ग्लासगो में दुनिया के 120 दिग्गज देश आपस में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण पर बात करने वाले हैं। और भारत भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा शिकार रहा है। सूखा, बारिश, बाढ़ की वजह से अरबों रुपए भारत ने बर्बाद किए हैं। और इस बार का जो ग्लासगो समिट है इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बैठक में, इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले हैं। दुनिया के 120 राष्ट्र इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं को रोका जाए और इससे होने वाली दिक्कतों पर लगाम लग सके। और इधर G20 में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो एक बार फिर बताती हैं कि पीएम मोदी की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कैसी केमिस्ट्री है। इन तस्वीरों में मोदी की बाइडेन के साथ दोस्ती दिखी तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ गर्मजोशी भी दिखाई दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से इंडिया को लीड कर रहे हैं। इटली में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत G20 सम्मेलन जारी है, जहां से एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बताती है विश्व पटल पर भारत का कद क्या है और पीएम मोदी की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कैसी दोस्ती है। G20 बैठक में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री फिर दिखी। इस तस्वीर को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रख कर चल रहे हैं। दोनों नेताओं की मुट्ठी बंद है और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह की केमिस्ट्री पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भी देखने को मिली थी, जब व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी से बात हुई थी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। मैक्रो भी पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे थे। दोनों नेताओं की जुगलबंदी की तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों नेता ऑकुस समझौते के बाद पहली बार आमने सामने मिले हैं। फ्रांस ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बी डील को पीठ में छुरा भोंकने वाला करार दिया था। इस मायने में दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद खास है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने इन मुलाकात पर ट्वीट किया और बताया कि G20 की बैठक के अलावा भी कई नेताओं से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इसके अलावा इटली में पीएम मोदी कई कार्यक्रम में शामिल हुए। वो सिख समुदाय से मिले।
पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इटली में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और पीएम मोदी 1000 की जनसंख्या वाले वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिले। यह मुलाकात 1 घंटे चली। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को एक खास कैंडल स्टैंड और जलवायु पर एक किताब भी भेंट की। पोप फ्रांसिस ने भी उन्हें किताब भेंट की। पोप और पीएम मोदी के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। पोप ने पीएम मोदी को उनके लिखे कुछ डॉक्यूमेंट भी भेंट किए। और यह मुलाकात क्यों अहम हो जाती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समुदाय के गुरु, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिसी की यह मुलाकात कई मायनों में खास है। दुनिया के सबसे छोटे मुल्क वेटिकन में यह मुलाकात हुई, जहां पोप फ्रांसिस रहते हैं। खुद पोप ने पीएम मोदी को रिसीव किया, उन्हें अपने सहयोगियों से मिलवाया। पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कैसी रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि जो मुलाकात 20 मिनट तक चलनी थी, वो 1 घंटे तक चली। This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. Questo è un जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दोनों किसी बात पर हंस रहे हैं। दोनों के बीच 1 घंटे तक क्या बातचीत हुई, इसके बारे में खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के कई मायने हैं। ये उन लोगों को भी जवाब है जो पीएम मोदी पर एक धर्म की तरफ झुकाव होने का आरोप लगाते हैं। भारत में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा कैथोलिक क्रिश्चियन की नजर इस मुलाकात पर रही। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस ने जलवायु परिवर्तन, गरीबी कम करने, धरती को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अपने इटली दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से यह पहली मुलाकात थी। 85 साल के पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना से हैं। वो कैथोलिक चर्च के पोप चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकन हैं। 2013 में पोप बने थे। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी के इसी टर्म के दौरान पोप भारत आ सकते हैं। इससे पहले साल 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे। तब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे। अब तक 3 पोप भारत का दौरा कर चुके हैं। पोप धर्मगुरु के साथ साथ वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। वो दुनिया के अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी करते हैं, विदेशी दौरों पर भी जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब देखिए आपके राज्यों की खबरें फटाफट अंदाज में। आज सरदार पटेल की जयंती है और देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खास कार्यक्रम है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली एकता परेड में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्रिमंडल के सदस्य, साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद मोदी सरकार ने सरदार पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा में विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज किया। राहुल ने बाइक राइड की, मछुआरों से बात की, स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर फूल चढ़ाए और जनता से संवाद भी किए। राहुल ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो गारंटी होता है, प्रॉमिस नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में दल बदलुओं के लिए कोई जगह नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। गोवा में अगले साल चुनाव होने हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन गठबंधन कर बीजेपी ने सरकार बना ली थी। उधर गोवा में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। ममता ने कहा कि मोदी इतने ताकतवर सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो गए हैं। कांग्रेस मोदी को और मजबूत कर रही है। ममता ने विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन तलाशने के लिए
कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका आज जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं योगी के गढ़ गोरखपुर में भी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली में गरजेंगी। प्रियंका लगातार यूपी के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रही है और योगी सरकार के शासन पर सवाल उठा रही है। खासकर कानून व्यवस्था, महिलाओं के मुद्दे, किसानों के मसले को लेकर प्रियंका बीजेपी और योगी पर लगातार निशाना साध रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी महिलाओं, युवाओं और किसानों के लेकर कई घोषणाएं कर चुकी है। इनमें से 40% महिलाओं को कांग्रेस की ओर से टिकट देने की बात भी शामिल है। प्रियंका की रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। सीमा पर मां भारती की सुरक्षा में सेना के एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बल एलओसी के पास कलाल इलाके में गश्त लगा रहे थे, तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में बिहार के बेगूसराय के रहने वाले लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और पंजाब के बठिंडा के रहने वाले सिपाही मनजीत सिंह शहीद हो गए। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मनजीत सिंह अपनी बहादुरी के लिए बेहद प्रतिबद्ध थे और उन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश और भारतीय सेना सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा वीरों की ऋणी रहेगी। धमाके के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जंगलों में छिपे आतंकियों की धरपकड़ के लिए व्यापक सर्च अभियान चला रखा है। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान सेना लगातार आतंकियों का काम तमाम कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के बहादुरी को सलाम किया है। घर में मातम का माहौल पसरा है। अगले महीने में उनकी बहन की शादी तय थी और वो बेगूसराय आने वाले थे। इससे पहले ही मातृभूमि की रक्षा करते वो देश के नाम कुर्बान हुए। गुजरात के कच्छ में दलितों पर हमले से हंगामा मचा है। आरोप है कि दबंगों ने मंदिर में जाने पर 6 दलितों पर हमला कर दिया, मारपीट की, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। सभी घायल अस्पताल में भर्ती है और उनके इलाज का खर्चा गुजरात सरकार उठाएगी। गुजरात सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार किसी कीमत पर राज्य में समरसता का माहौल नहीं बिगड़ने देगी। इलाके में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल की तैनाती है। उधर इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। और अपने राज्यों की खबरों के बाद अब देखिए आपके काम की खबर। कल से नया महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कुछ बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इनमें कुछ बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर दिखने वाला है। वहीं आपकी कमाई के रास्ते भी खुलेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में एलजीपी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। अगर आपको अगले महीने बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो उसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर में दिवाली और छठ की छुट्टियां हैं। इसके अलावा देश के कई राज्यों में अलग अलग छुट्टी देखे तो कुल 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि आपके लिए अच्छी खबर भी है। 1 नवंबर से एसबीआई एक नई सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। अब कोई भी पेंशन भोगी वीडियो कॉल के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेगा। नवंबर का महीना निवेशकों के लिए शानदार मौका लेकर आ रहा है। अगले महीने कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। ऐसे में आपके पास कमाई का शानदार मौका है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी देखी जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कल से दिल्ली के सभी क्लासेस के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टूडेंट्स क्लास ले सकेंगे। 50% से ज्यादा बच्चों को एक बार में नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी है। 98% को पहली डोज लग चुकी हो। स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इससे पहले दिल्ली में 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल खोले गए थे।
छठ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार तक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इस नई एसी स्पेशल ट्रेन की खास बात ये है कि बाकी एसी ट्रेनों के मुकाबले किराया कम होगा। रेलवे ने इस ट्रेन का नाम गतिशक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रखा है। गतिशक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच चलेगी। इस पूरी ट्रेन में 3rd क्लास इकोनॉमी डिब्बे लगे हैं। इस ट्रेन को चलाने का मकसद ये भी है कि यात्रियों को कंफर्म टिकट दी जा सके। गतिशक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन यात्रियों को कंफर्म टिकट पर यात्रा कराएगी। इस बार दिवाली से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों की जेब भरने वाली है। ईपीएफओ ने 6.5 करोड़ खाता धारकों को दिवाली गिफ्ट देने की योजना तैयार की है, जिसे कर्मचारियों के खाते में दिवाली से पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में भेजेगा। इस सुविधा का फायदा निजी और सरकारी कर्मचारियों को होगा। पिछली बार केवाईसी में समस्या के कारण अभी तक कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिल सका था। कर्मचारियों को ईपीएफओ दफ्तर के करीब 10 महीने तक चक्कर भी लगाने पड़े थे। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों को कर्मचारी के वेतन में से 12% हिस्सा पीएफ में जमा करना होता है। इतना ही हिस्सा कंपनी की तरफ से भी उसी अकाउंट में जमा किया जाता है। कंपनी आपकी सैलरी से पीएफ का डिडक्शन करती है। कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके पीएफ का पैसा ईपीएफओ में समय रहते जमा कराए। और इस अपडेट और खबर के बाद एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, साथ रहिए।